नमस्ते छात्रों। आज हम 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती की जो छठी कविता है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, यह कविता आज हम विस्तार से देख लेंगे। छात्रों, इस कविता की विधा है गज़ल। पहले हम क्या करेंगे, यह गज़ल पढ़ेंगे, गाएंगे। आप भी इस गाने के साथ इस गज़ल को गा सकते हैं। पानी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारो बड़े फायदे हैं, जुबावत पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना लीजिए। ये किसने कहा, होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। तो छात्रों, इस गज़ल के गज़लकार हैं रमेश दत्त शर्मा। अब उनका परिचय हम देखें। रमेश दत्त शर्मा जो हैं, उनका जन्म 1939 में जलेसर याटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1912 में हुई थी। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलीसरी के नाम से शिरकत करते थे। शिरकत करना का मतलब है शरीक होना। रमेश दत्त शर्मा जो इस कविता के, इस गज़ल के लेखक हैं, इस गज़ल के माध्यम से जो जरा प्यार से बोलना सीखी जो गज़ल है, इस गज़ल के माध्यम से गज़लकार रमेश दत्त शर्मा जी ने हमें इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है। कौन से गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी है? प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, सोच विचार कर बोलना, आत्मनियंत्रण रखना और उसके साथ साथ ही मधुरभाषी होना। इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से रमेश दत्त शर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से हमें दी हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कवि कहता है कि जो हमारी जो वाणी है, जो हमारा जो बोलना है, उस बोलने में मिठास होनी चाहिए। उस हमारी वाणी में शहद
घोलना चाहिए। शहद हम जिसे मधु कहते हैं, मधु कैसा होता है? मीठा होता है। अगर हमारी वाणियों में मधु जैसी मिठास हो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हम जिसके किसी के साथ बोलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया भी उसी की जैसे आती हैं। अगर इसी को हम अरे ऐसा कहेंगे तो अभी भी कहेगा अरे ऐसा आएगा। अगर हम उसे मीठे के साथ ओहो ऐसा कहेंगे तो वो भी बोलेगा, हम मेरे साथ प्यार से जवाब देगा। अगली पंक्ति के भी कहते हैं कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। किसी के साथ भी हमें अगर बोलना है तो कैसा बोलना चाहिए? प्यार से बोलना चाहिए और हमारे बोलने में मधु जैसी मिठास होनी चाहिए। इसलिए कभी कहता है वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। कभी आगे कहता है कि चुप रहने के भी बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। कि चुप अगर कोई आप पर गुस्सा हो जाता है और आपके साथ झगड़ा करने लगता है, ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। और उस वक्त चुप रहने के बाद जब वक्त आता है थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत होने के बाद, अगर आप उन लोगों को अपनी गलती समझा देते हैं तो अब दोनों में से झगड़ा नहीं हो सकता है। हमेशा चुप भी रहना चाहिए। जो अपनी सही बात है वो सही बात आपको कहनी ही है, लेकिन कब कहनी है? वक्त आने पर। तब तक आपको संयम रखना है और आपको मुँह किसी के मुँह से नहीं लगना है। यानी आप कभी कभी तो चुप रहने के बड़े बड़े फायदे भी हो सकते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही चुप रहने के फायदे होते हैं। तो हमें चुप रहना चाहिए और वक्त आने पर हमें बोलना चाहिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तौलना सीख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है छात्रों ये। कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए। कोई भी बात अगर हम दूसरों को बोलते हैं, देखिए शब्द जो होते हैं वो शस्त्र जैसे होते हैं। अगर किसी को हम बुरी बात कहते हैं तो उसका मन दुख जाता है, उसका बहुत बुरा लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जो भी हम दूसरे किसी के साथ कुछ बात करें वो सोच समझ कर बातें हमें करनी चाहिए, यानी उसे तौल कर बातें करनी चाहिए। या ख्यालों का अर्थ है विचार, और तौलना का मतलब है वजन करना। तो हमें हर बात तौल कर नाप कर बोलनी चाहिए। सोच समझ कर दूसरों के साथ अगर हम लोग बोलेंगे तो अपनी बातों से दूसरों को बुरा नहीं लगता और हमारे संबंधों में कोई गलतफहमी नहीं आती। तो हमें सोच समझ कर तौल कर सबके साथ बोलना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। आपको तो मालूम है कि हर जगह तू मैं हो रही है। हर कोई झगड़ रहा है, कहीं ऑफिस में जाओ, बाजार में जाओ, कहीं भी जाओ तो लोगों आपस में संवाद नहीं, विसंवाद हो रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? अपने आप को टोकना चाहिए, यानी रोकना सीख लेना चाहिए। अगर किसी हम के गुस्से से बोल जाए तो हमें अपने आप को समझाना चाहिए कि हम गुस्सा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को टोकना चाहिए, रोकना चाहिए कि हम अपने आप को समझाएं। उस वक्त हम क्या करेंगे? शांत बैठेंगे, किसी के साथ नहीं। अगर हम शांत बैठेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा और हम शांति से बात कर सकेंगे, हमारे में मनमुटाव नहीं आ सकेगा। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखिए हम कहीं कहीं देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता है, जैसे कि पटाखा एकदम पटाख से फूट जाता है, उसी तरह लोगों का गुस्सा निकल जाता है। लेकिन यहाँ हमें कवि यह कह रहे हैं कि हमें इस तरह से क्रोधित जल्द किसी तरह से क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो परिस्थिति को देखकर हमें अपना बर्ताव रखना चाहिए। रोशनी के रंग घोलना चाहिए का मतलब है जिस प्रकार की परिस्थिति आए तो बैठकर उसके साथ सोच समझ कर बातचीत से कोई भी मसला हमें हल करना चाहिए।
बल्कि जल्दबाजी, क्रोधित होकर दूसरों का भला बुरा कहना, ऐसी बातें हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस कविता इस ऐसे परिचित का अर्थ है। कवि आगे कहते हैं कि कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कवि यह कहते हैं कि अगर हम कटु वचन किसी के साथ बोलते हैं तो उसके बदले में जो दूसरा व्यक्ति है तो हमें भी कटु वचन बोलेगा। जिस प्रकार हम रिएक्शन करेंगे उसकी रिएक्शन हम पर होगी। अगर हम किसी दूसरे के साथ अच्छा बोले तो हमारे साथ अच्छा बोलेगा। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो दूसरा आदमी हमें गाली देगा। यानी अगर कटु वचन जो होते हैं उसका फायदा हमें कुछ नहीं होता, वे सदा काटे ही होते हैं, उससे हमें नुकसान ही होता है। छात्रों, ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर हम किसी को गाली दें और वो पे अच्छा कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आगे कहता है कि अगर हम मीठी बोली में बोलेंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ मीठी भाषा में बोलेंगे। तो मीठी बोली के अगर हमने फूल रोपे तो उसका फायदा भी हमें अच्छा ही होगा। यानी जिस प्रकार हम अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारे साथ भी लोग क्या करेंगे? अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो वो भी लोग हमसे बुरे व्यवहार करेंगे। अगर हम हमारे बोलने में मिठास हो तो सभी लोग हमारे साथ मिठास से अच्छी बातों में ही बोलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? मीठी बातें करनी चाहिए। बात बेबात कोई चुभने लगी तो बदल कर उसे बोलना सीख लीजिए। आगे कहते हैं कि अगर कोई हमें बिना कारण ही हमसे कोई झगड़ा करने लगे, अगर हमारी इच्छा नहीं है फिर भी वो हमें गालियाँ देता है, यानी हमारे साथ वो बुरा बर्ताव करे, तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी बात बदल कर उस विषय को छोड़कर हमें उसे भूल जाना चाहिए, उसे ध्यान में नहीं रखना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती नहीं है और हमारे बड़े लोग हमसे बड़े परिवार के अगर कोई हमसे बुरी बात कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय शांत रहना चाहिए, उन बातों को भूलना चाहिए, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही बोलते हैं। ऐसा समझकर उन बातों को हमें मोड़ना चाहिए, भूल जाना चाहिए। यह कवि हमें बता रहा है कि अगर हमसे कोई बेबात में कोई वजह नहीं है फिर भी हमसे कोई झगड़ा करना चाहता है तो ऐसे समय हमें सोच समझकर विचार कर उसके साथ पेश आना चाहिए। कवि आगे कहते हैं, ये किसने कहा होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुँह खोलना सीख लीजिए। कवि कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा ही चुप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ऐसा मैं नहीं कहता। मनुष्य को जरूरत आने पर यानी यथा समय योग्य समय आने पर जरूर मुँह खोलना चाहिए, अपनी बात सब लोगों को बताना ही चाहिए। यानी परिस्थितिवश लोगों को अपने मन की बातें लोगों को बताना आनी चाहिए, हमेशा चुप नहीं बैठना चाहिए। अगर हमारा सही बात है तो हमारी सही बात हम दूसरे लोगों को हमें क्या करना चाहिए? ये मेरी सही बात है ये समझाना आना चाहिए कि मेरी बात ही कैसी है, सही बात है। तो जरूरत पर हमें मुंह खोल लेना ही चाहिए। तो छात्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कविता समझ पाई होगी। आज हम देखेंगे स्वाध्याय और प्रभाव तालिका, इसके बारे में हम अब सोचेंगे। तो हमें ऐसा प्रश्न आ जाता है, प्रभाव तालिका आ जाती है, कवि इन बातों को सीख ले। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। किन बातों को सीख लेने को कहा है? वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को खुद तोलना, अपने आप को टोकना। तो कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। इस प्रकार इस प्रश्नों का उत्तर हम लिख सकते हैं, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न की प्रभावशाली का उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं।
दूसरा प्रश्न इस प्रकार होता है कि चुप रहने के फायदे। तो चुप रहने के फायदे क्या होते हैं? ऊर्जा की बचत होती है, समय की बचत होती है, सेहत भी अच्छी रहती है, तनाव कम होता है। तो इस तरह चुप रहने के ये 4 फायदे हमें दिखाई देते हैं। ऊर्जा की बचत, समय की वक्त, सेहत अच्छा, तनाव कम होना, ये बातें चुप रहने के फायदे यह हमें होते हैं। अब ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला है कांटे बोने वाले कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर है कांटे बोने वाले कटु वचन वाले होते हैं। दूसरा प्रश्न है चुभने वाली क्या रहती है? उत्तर है चुभने वाली बात बेबात होती है। तीसरा प्रश्न है फटने वाले कैसे फटते हैं? तो फटने वाले पटाखे की तरह फटते हैं। इसका उत्तर है। छात्रों, इसके बाद का प्रश्न देखिए, कविता में आए इस अर्थ के शब्द भेद लिखिए। तो मधु अर्थ के लिए कविता में शब्द आया है शहद, कड़वे अर्थ का कविता में शब्द आया है कटु, विचार अर्थ का कविता में शब्द आया है ख्याल, और आवश्यकता अर्थ का कविता में शब्द आया है जरूरत। इस प्रकार इस कविता में इन अर्थों के शब्द आए हुए हैं। अब छात्रों, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में यह प्रश्न आता है। आपको मालूम है मूल शब्द के पहले आने जो प्रत्यय लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के बाद जो प्रत्यय लगता है, मूल शब्द के बाद जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। देखिए, मूल शब्द है भारत, उसे प्रत्यय लगाइए तो शब्द बन गया भारतीय। इसी प्रकार मूल शब्द है आस्था, उसे वान प्रत्यय लगा तो शब्द बन गया आस्थावान। उसी प्रकार व्यक्ति जो शब्द है, मूल शब्द है, उसे त्व प्रत्यय लगा तो शब्द बना व्यक्तित्व। उसी प्रकार स्नेह शब्द है, उसको ईल प्रत्यय जब लगता है तो शब्द बन जाता है स्नेहील। इस प्रकार मूल शब्दों के बाद में आने वाले शब्द प्रत्यय, उस जो भाग लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब उसी तरह उपसर्ग जो मूल शब्द के पहले लगते, पहला जो मूल शब्द के पहले जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि मूल शब्द है बात, उसे पहले उसे प्रत्यय लगा बे तो शब्द बन गया बेबात। उसी प्रकार मूल शब्द है आदर, उसे उसके पहले लगा नीर, उपसर्ग लगा तो शब्द बन गया निरादर। मूल शब्द एक, उससे पहले उसे उपसर्ग लगा प्रति तो शब्द बन गया प्रत्येक। उसी प्रकार मूल शब्द है योग, और उसे उपसर्ग लगा सु तो शब्द बन गया सुयोग। तो इस प्रकार मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगकर ये कुछ शब्द हिंदी में बनते हैं। तो छात्रों, इसके बाद हम इस पाठ में जो कुछ विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी के शब्द आए हैं उसकी ओर भी ध्यान देंगे। कांटे का विलोम है फूल, फायदे का विलोम है नुकसान, वक्त का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द है बेवक्त, और मीठी का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द है कड़वी। इस तरह इस जो कविता है, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। उस कविता के बारे में सब जानकारी हमने प्राप्त की है। धन्यवाद छात्रों, नमस्ते, फिर मिलेंगे।